गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, ऐतिहासिक हिस्ट्री में हम एंट्री कर गए थे। प्राक ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक पढ़ लिया था। आद्य ऐतिहासिक में ज्यादातर सभ्यताएं थी और कुछ नहीं था उसमें। सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सपाटा की सभ्यता, इटली की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता, रोम की सभ्यता। तो ये सब सभ्यताएं थी और इनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया था जितने ही क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन बताएंगे कि बहादुर सैनिकों के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध थी। बहादुर सैनिकों के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध थी? ठीक है, सपाटा की सभ्यता। नील नदी की देन किस सभ्यता को कहा जाता है? नील नदी की देन कौन सी सभ्यता थी? मिस्र की सभ्यता। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता जो थी, विश्व की सबसे पुरानी जो सभ्यता थी वो किन नदियों के बीच थी? सवाल पूरा नहीं सुनते। 10,000 BC मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता किन दो नदियों के बीच थी? यूफ्रेटस और टिब्रिस। और उन नदियों को अन्य नाम से जाना जाता था, दजला और फरात नदियों से। ठीक है। जूलियस सीजर और अगस्टस जो शासक थे, वो उनके नाम पर कौन से महीनों के नाम रखे गए हैं? जूलियस सीजर के नाम पर जूलियस था, तो इसके नाम पर जुलाई रखा गया है। और जो अगस्टस था वो तो स्पष्ट ही हो रहा है, अगस्टस से अगस्त महीने का नाम रखा गया। इटली के दोनों ही शासक थे ये, और रोम के, इटली या रोम के दोनों ही शासक थे। ठीक है, तो इन सभ्यताओं में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। पीली नदी की जो सभ्यता है, जिसको हवांगहो नदी कहा जाता था, वो आपकी चीन में रहेगी। ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी थी। सिंधु नदी के जो समकालीन सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता थी। और सपाटा की सभ्यता अपने बहादुर सैनिकों के लिए जानी जाती थी, जिसमें कि 300 सैनिकों ने 20,000 सैनिकों को हरा दिया था, जिनका नेतृत्व जंगसीज कर रहा था। और 300 सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था लियोनार्डो। लियोनार्डो। तो ये था आपका आद्य ऐतिहासिक। तो इतिहास के जो छोटे छोटे कालखंड थे दोनों, वो कंप्लीट हो गए हैं। उसमें प्राक ऐतिहासिक में हमने पाषाण काल पढ़ा था, और जो दूसरी है ये, इसमें आद्य ऐतिहासिक में हमने सभ्यताएं पढ़ ली। और हमने थोड़ा सा कल इतिहास के बारे में, ऐतिहासिक जो काल रहेगा हमारा सबसे लंबा चलेगा, पुरान उस समय से चालू होकर के आज तक चलेगा ये ऐतिहासिक काल। अब देखिए, ऐतिहासिक काल में क्या था, हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं इसके, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, और उनको जो है पढ़ा भी जा सका है, पढ़ा भी जा सका है। अब लिखित साक्ष्य जो है वो ऐसे मिले हैं कि वो भाषा हमारी भाषा से मिलती जुलती थी, इसीलिए तो हम उनको पढ़ पाए हैं। जो आद्य ऐतिहासिक की भाषा थी उनको हम पढ़ ही नहीं पाए, पता ही नहीं क्या लिख के गया है, बस ऐसे बना दिया कुछ, ऐसे हमने आइडिया सा लगा लिया, तो लग ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा था क्या था। लेकिन जो आद्य इसमें ऐतिहासिक काल में है ना, उनकी भाषा स्पष्ट और साफ लिखी हुई थी, और उनको हम आज भी पढ़ते हैं। उनके द्वारा लिखी हुई किताबें, उनके द्वारा छापे गए सिक्के, उनके द्वारा लिखे गए वेद पुराण उपनिषद वगैरह, उनको हम आज भी पढ़ते हैं, और उनसे हम इतिहास की जानकारी कलेक्ट करते हैं। तो ऐतिहासिक काल में ये सब आएगा। अब देखना यह है कि ऐतिहासिक काल में हम किन किन स्रोतों से ऐतिहासिक काल को जान पाएंगे, किन किन स्रोतों से हम ऐतिहासिक काल को जान पाएंगे। देखिए, लिखी गई और पढ़ी जा सकी, इसका मतलब उनकी भाषा हमारे जैसी ही रही होगी, इंग्लिश रही होगी, संस्कृत रही होगी जो हम आज भी पढ़ते हैं, हिंदी भी हो सकती है, उर्दू भी रही हो सकती है, पंजाबी लिखी हो सकती है, जो जो भाषाएं हम आज भी पढ़ते हैं, या विश्व की कहीं भी कोई अन्य भाषा होगी जो हम पढ़ते हैं। तो उन्हीं से हम ये पता लगा पाए हैं कि ऐतिहासिक काल जो है वो लिखा हुआ था, और इतिहास की जानकारी कलेक्ट करने में हम उनकी मदद लेते हैं। अब देखिए, अगर लिखाई हमें समझ में नहीं आएगा, अब जिसे उर्दू नहीं आती, क्या वो पढ़ा हुआ लिख पाएगा जी? तो सब नहीं पढ़ पाए हैं। जो इतिहासकार हैं वो पढ़ पाए थे, उन्होंने ही फिर हमें उनका ट्रांसलेशन किया और हमें समझा पाए फिर इतिहास के बारे में। अब देखिए, इसमें हमने 3 चीजें पढ़नी है। ये इतिहास की जानकारी किस किस तरीके से देंगे? एक, इसके मिलेंगे पुरातात्विक स्रोत, एक इसमें मिलेंगे पुरातात्विक स्रोत। दूसरा, आपको मिलेंगे इसमें विदेशी यात्री। विदेशी यात्री यहाँ पे आए, कुछ चीजें अध्ययन किया, किताबें लिखी, यहाँ पे पढ़ाया, और उनसे हमें फिर आज हम जानकारी ले रहे हैं इतिहास की। और तीसरे मिलेंगे यहाँ पे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक मतलब किताबें, और
स्रोत मतलब कि जानकारी देने वाली चीजें, ठीक है, साहित्यिक स्रोत। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे मोटा मोटा। देखिए पुरातात्विक स्रोत में हम क्या पढ़ेंगे, अभिलेख पढ़ेंगे, इसके अंदर अभिलेख, सिक्के पढ़ेंगे, हथियार आ जाएंगे, मन का आ जाएगा, अलग अलग तरीके के। विदेशी यात्रियों में हम, विदेशी यात्री यहाँ पे आए थे भारत में, तो उस समय भी आते थे यात्री, तो उसमें पैदल चल के, नाव के द्वारा, इस तरीके से आते थे। आज वायुयानों से आ जाते हैं। तो आज सफर जो है वो छोटा हो गया, विदेशी यात्री तो आते ही हैं। और उस समय भी आए थे, भारत को लूटने के मंजर से आए थे, या भारत पर राज करने के उद्देश्य से आए थे, मसाले लेने के लिए आए थे। तो तरह तरीके से लोग यहाँ पे आते थे भारत में। तो वो यहाँ आए, यहाँ का कल्चर देखा, संस्कृति देखी, और यहाँ पे लिख के चले गए किताबें, जैसे इंडिका हो गई, नेचुरल हिस्टोरिका हो गई, ठीक है, मतला ए साहेन हो गई। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस लेखक ने लिखी थी और वो कहाँ से आया था। मतला ए साहेन हो गई। तो इस तरह की जो किताबें थी, इनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और जो साहित्यिक स्रोत है ना, इसमें दो चीजें आएंगी। एक तो आएंगे धार्मिक, धार्मिक किताबें कौन सी हो जाएंगी आपकी, गीता हो गई, बाइबिल हो गई, जो धर्म के बारे में हमें जानकारी देती है कि किस धर्म में कैसी कैसी चीजें लिखी हुई है। जैसे मस्जिद में जाएंगे हम, माथा टेक के प्रणाम करना होता प्रभु को। हिंदू धर्म में हाथ जोड़ के, ईसाइयों में ये ऐसे, ठीक है। तो सबके अलग अलग है, तो धर्म के बारे में जानकारी देती है वो किताबें। और एक होती है गैर धार्मिक, गैर धार्मिक जो किताबें हैं वो आपको जानकारी देंगी कि देश की अर्थव्यवस्था, उस समय की अर्थव्यवस्था क्या थी, उस समय की राजनीति क्या चल रही थी, उस समय का सामाजिक प्रथाएं क्या थी, उस समय की जो देश विदेश के बारे में जो आपस में चर्चाएं होती थी वो चीजें क्या थी। तो उनके बारे में, सब चीजों के बारे में जो जानकारी देंगी वो देंगी धार्मिक, ठीक है। और इसके अलावा आ जाएंगी इसमें ब्राह्मण, ब्राह्मणों से रिलेटेड किताबें आ जाएंगी, जो ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ बोल देते हैं इनको, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें आपके वेद आ जाएंगे, उपवेद आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे, और वेदांग आ जाएंगे। इस और एक आ जाएगा आपका गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण जो ब्राह्मण धर्म से अलग किताबें होंगी। जैन धर्म की किताबें होंगी, बुद्ध धर्म की किताबें होंगी, हिंदू धर्म की, मुस्लिम धर्म की, ईसाई धर्म की, यहूदी धर्म की, ये सारी किताबें आपकी आ जाएंगी गैर ब्राह्मणों में। तो ये इतने स्रोत मिले हैं हमें जिनसे हमें इतिहास को पढ़ना है, इतिहास की जानकारी मिलेगी हमें। अलग अलग जो ये इतिहासकार थे उन्होंने ये अभिलेख जुटाए हैं और इनको अच्छी सी भाषा में, लैंग्वेज में लिख के हमें दिया है ताकि हम इसे आसानी से पढ़ सकें। तो अब इनको एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। ऐतिहासिक काल हम पढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक काल स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, और इसी काल में लोहे की खोज हुई थी। इस कारण से इसे लोह युगीन, इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, लोह युगीन काल कहा जाता है। अगर मान लो इसमें प्लास्टिक की खोज हो जाती तो प्लास्टिक युगीन काल कह देते इसको, ठीक है। इसमें अगर कोरोना की खोज हो जाती तो कोरोना युगीन काल भी कह सकते थे इसको, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पुरातात्विक अभिलेख। इसमें हमने दो चीजें पढ़नी है, अभिलेख और सिक्के। देखिए अभिलेख क्या होता है, अभिलेख इसको इंग्लिश में बोला जाता है एपिक्ट, एपिक्ट, ठीक है। और अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसको कहलाता है एपिग्राफी। अभिलेख को बोला जाता है एपिक और एपिक्ट, और इनका जो अध्ययन होता है वो कहलाता है एपिग्राफी, एपिग्राफी। अब समझिए अभिलेख होता क्या है। कोई भी हार्ड चीज होगी, किसी पत्थर पर, किसी चट्टान पर, कोई हार्ड दीवार के ऊपर, यहाँ किसी दीवार पर, या किसी लोहे की चीज पर, या कोई शिला पर, चट्टान पर, या गुफाओं के अंदर, अगर वहां पे हम उसको खोद खोद कर लिख दें, ऐसे खोद खोद कर अगर इस तरह से लिख दें ताकि इसके अंदर झिर्री बन जाए और वो कभी मिटे ना, तो उसको हम बोलते हैं अभिलेख। यानी कि किसी भी कठोर चीज पर पत्थर से या किसी चीज से खोद खोद कर लिख देना क्या कहलाता है, आपका अभिलेख कहलाता है। अब ये अभिलेख कई तरीके के होते हैं। अब जरूरी तो नहीं कि जो हार्ड चीज है वो सिर्फ दीवार ही होगी आपकी, या सिर्फ पत्थर ही हो गया। तो क्या क्या चीज हो सकती है, सबसे पहला ले लेते हैं हम पत्थर। पत्थर को ही क्या कहा जाता है, शिला। इसी को क्या कहा जाता है, चट्टान। तो अगर हम पत्थर के ऊपर खोद खोद कर लिखेंगे, बड़ा सा पत्थर लेंगे, उसके ऊपर हम लिखेंगे, तारीख लिख दी मान लो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शिलालेख। शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब लिखावट, शिला लेख, शिला
लेख। बड़े से पत्थर पर अगर हम लिख देंगे तो हम, जैसे रामायण काल में हनुमान जी ने बताया था कि अगर हम पत्थरों पर राम खोद दें, राम लिख लिख के अगर हम पानी में डुबाएंगे तो वो डूबेंगे नहीं, और एक्चुअली में वो डूबे भी नहीं थे, ऐसी मान्यता है। और ये भी कहा जाता है कि आज भी वहां पे जाएंगे ना तो वो पुल बना हुआ है, तो उससे तो हम यही आइडिया लगाएंगे ना कि उस समय के जो हनुमान ने कही थी वो बात पत्थर पर लिख लिख के, हालांकि वो पत्थर थे लेकिन फिर भी नहीं डूबे, तो हम यही मानेंगे। ठीक है, तो पत्थर या शिला पर खोद खोद कर लिखेंगे तो उसको बोलेंगे शिलालेख। जैसे इसके उदाहरण है शिलालेख के, आप घर के सामने नेम प्लेट लिखवाते होगे, गुप्ता निवास, मित्तल निवास, राजेंद्र निवास, या विला के नाम से होते हैं। ठीक है, मित्तल विला, तो वो जो चीजें होती है ना, वो सारे पत्थर वो इसके अंदर आ जाएंगी, घर की नेम प्लेट वो सारी किसमें आ जाएंगी, आपकी शिलालेख में आ जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी शिलालेख में ये आ जाएंगी, तो उनको बोलेंगे शिलालेख, यानी कि पत्थर पर खोद खोद के लिखना। और क्या आ जाएंगे इसमें, शहरों में जहां डिपार्टमेंट होते हैं, सरकारी विभाग, उनमें भी लिखा होता है कि इस फलाने फलाने विभाग का जो उद्घाटन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा लिखा गया। तो जो वो प्लेट होती हैं तो उनको ही बोलते हैं शिलालेख। धर्मशाला वगैरह में जाएंगे, वहां दान दान पात्र की जो प्लेटें होती है उनको सबको बोलेंगे शिलालेख। ठीक है, तो वो होते हैं आपके शिलालेख। तो ऐसी ऐसी किताबें लिखी हैं। देखिए, शिलालेख का मतलब होता है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें लिखी थी ताकि वो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको पढ़ सके और उनसे कुछ जानकारी प्राप्त कर सके, क्योंकि उस समय पेन तो होते नहीं थे, सिक्के पेंसिल ये थोड़ी होते थे, तो पत्थर पर दूसरे पत्थर से खोद खोद करके लिख देते थे। और इनका मतलब, इनका ये अर्थ होता था कि अगली जो पीढ़ी है उनको कुछ न कुछ, कुछ भी जो वो उस समय के राजा महाराजा कहना चाहते थे वो संदेश अगली पीढ़ियों को दिया जा सके। दूसरा हो गया आपका गुफाओं पर लिख देना, तो इनको बोला जाता था गुफा अभिलेख। अब गुफा को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, केव, तो इसको क्या बोला जाएगा, केव अभिलेख भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, गुफा अभिलेख या केव अभिलेख। देखिए, महाराष्ट्र में जाएंगे, अजंता में जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, बड़ी बड़ी इतनी ना बड़ी गुफाएं हैं, आदमी चला जाए तो वापस उसको रास्ता ना मिले, तो उनके अंदर भी दीवारों पे खोदा हुआ है, ऐसे एरो के निशान लगे हुए हैं, एरो, इधर जाइए, इधर जाइए, इस गुफा का निर्माण फलाने फलाने राजा ने किया था, इस गुफा का निर्माण उन्होंने करवाया था, इस गुफा के निर्माण में इतने पैसे लगे। तो अगर वहां लिख देगा तो उसको गुफा भी लेख लिखा जाएगा। बड़ी बड़ी जो उस समय की गुफाएं हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरा है स्तंभ, यानी कि पिल्लर जो होते हैं, पिल्लर जो खंभे वगैरह होते हैं, वो उनके ऊपर लिखेगा तो क्या लिखा जाएगा, उनको बोला जाएगा स्तंभ अभिलेख। उनके ऊपर लिखेगा तो क्या बोला जाएगा, स्तंभ अभिलेख। देखिए, खंभे भी होते थे और इनका जो सबसे ज्यादा उपयोग किया ना वो राजा अशोक ने किया। महान सम्राट अशोक ने सबसे ज्यादा स्तंभ अभिलेख लिखे हैं, दूसरे किसी के भी इतने अभिलेख नहीं लिखे। और सबसे पहले जो अभिलेखों की शुरुआत की थी वो भी राजा अशोक ने की थी। हालांकि अशोक से पहले डेरियस नामक एक व्यक्ति था, डेरियस नामक एक राजा था यूरोप का, डेरियस नामक एक राजा था, उन्होंने ही ये शुरुआत इसकी कर दी थी अभिलेखों की। ठीक है, डेरियस नामक एक डेरियस जो कि ईरान का शासक था, इससे पहले डेरियस एक ईरान का शासक था, इसने अभिलेख लिख दिए थे वहां ईरान, तो इसी से प्रभावित हुआ अशोक, और अशोक ने फिर अपने भारत में यहाँ अभिलेख लिखना चालू किए थे। तो इसने सबसे पहले जो अभिलेख लिखे थे वो स्तंभ के ऊपर लिखे थे, यानी कि पिलरों के ऊपर, खंभों के ऊपर। इसके बाद से धीरे धीरे लिखते गए, फिर पत्थरों पे लिखने लग गए, फिर चट्टानों पे, फिर गुफाओं में, और फिर मंदिरों वगैरह में भी। जैसे हम जाएंगे साउथ के मंदिरों में, इतनी ना शैली लिखी हुई है मंदिरों के ऊपर कि पढ़ते पढ़ते पगला जाए आदमी। इतना तो हिस्ट्री पढ़ के ना पगलाए जितना उस सभी अभिलेख पढ़ के पगला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा अभिलेख मिला जी, पत्थर हो गया, गुफा हो गया, स्तंभ अभिलेख हो गया, इसके अलावा मिला है आपका भित्ति अभिलेख। एक अभिलेख कौन सा मिला है, भित्ति अभिलेख। भित्ति मतलब वॉल, दीवार, तो इसको बोलेंगे भित्ति अभिलेख। अब भित्ति अभिलेख ये कहाँ लिखे जाते हैं, आपने कोई नया मकान बनाया, ठीक है, तो जिस दिन आप मकान की नींव रखेंगे ना उसी दिन आप उसके ऊपर लिख देंगे कि 15
5/2026 उसी दिन लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। दीवार के ऊपर ही खोद देंगे वहां अक्षरों को, तो उसको बोलेंगे हम भित्ति अभिलेख। उन्हीं को क्या बोलते हैं? भित्ति अभिलेख। दीवारों के ऊपर ही खोद खोद करके लिख देना, उनको बोलते हैं भित्ति अभिलेख। ठीक है। आजकल जो हॉस्पिटल होते हैं शहरों में और गाँव में, उन दीवारों के ऊपर आजकल खोद खोद करके लिख दिया जाता है पत्थरों से, ना कि पेंट वगैरह किया जाता है, तो उनको भित्ति अभिलेख बोलते हैं। तो इतने जो 4 तरीके के हम इनसे हमें मिलते हैं। अगर हम कहीं गुफाओं में जाएंगे तो वहां के राजाओं के बारे में, वहां के देवी देवताओं के बारे में लिखा हुआ मिलेगा, स्तंभों पे मिलेगा, पिलरों पे। और अगर हम दीवारों पे देखेंगे तो बहुत जगह ऐसी दीवारें होती है, वहां पुराने इतिहास की जानकारी मिलती है। ऐसे ही पत्थरों पे लिखा हुआ था, और स्तंभ गुफाओं में भी लिखे हुए होते हैं। तो ये होते हैं अभिलेख, इनसे हमें जानकारी मिलती है इतिहास की। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो अभिलेख लिखे थे वो अशोक ने स्तंभ अभिलेख लिखे थे। अशोक ने स्तंभ अभिलेख लिखे थे, और अशोक सम्राट ने सबसे पहले अभिलेख लिखने की शुरुआत की थी। हालांकि उससे पहले डेरियस एक ईरान का शासक था, उसने अभिलेख लिख दिए थे, लेकिन यहाँ भारत में उससे डेरियस से प्रभावित होकर अशोक ने सबसे पहले अभिलेख लिखने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। तो इतने अभिलेखों के बारे में हमने पढ़ना है। ये थे आपके अभिलेख। अभिलेखों के बारे में किसी को कोई डाउट है, एक बार बताए। अभिलेखों के बारे में किसी को कोई दिक्कत है तो बताए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे विदेशी यात्रियों की तरफ। विदेशी यात्री करते हैं साफ, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। हो गया? स्क्रीनशॉट लेने में टाइम लगता है जी। चलिए, हो गया। अब हम देख लेते हैं विदेशी यात्री। देखिए, कुछ विदेशी यात्री आते थे यहाँ, कुछ मसालों की खोज में, कुछ यहाँ पे अलग अलग चीजें, कुछ यहाँ पे देखने के उद्देश्य से, कुछ कब्जा करने के उद्देश्य से। तो उस समय जो विदेशी यात्री आए थे, उन्होंने यहाँ पे रहे, उन्होंने स्टडी की, पढ़े, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़े, और यहाँ पे किताबें छाप करके वो चले गए। कुछ यात्री ऐसे भी हुए, यहीं से किताबें लेकर के वो फुर हो गए। तो उनसे भी हमें जानकारी मिलती है, उनकी यात्रियों से। देखिए, ये था विदेशी यात्री। यहाँ पे इनकी पुस्तक का नाम लिखेंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहले हेरोडोटस। हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, हेरोडोटस को। तो हेरोडोटस ने अपनी किताब लिखी थी हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने किताब लिखी थी हिस्टोरिका, जिसमें इसने इतिहास के बारे में बताया था, हिस्टोरिका में। ठीक है। एक हुए थे पिलनी, एक विदेशी यात्री थे पिलनी। इतिहासकार भी कह सकते हैं, विदेशी यात्री भी कह सकते हैं। तो इनकी किताब थी नेचुरल हिस्टोरिका। देखिए, नेचुरल हिस्टोरिका। हिस्टोरिका हेरोडोटस की किताब थी, पिलनी ने लिखी थी नेचुरल हिस्टोरिका। पिलनी ने लिखी थी नेचुरल हिस्टोरिका। टोलमी थे एक, टोलमी, ये इतिहासकार थे। इनकी बुक का नाम था जियोग्राफी का। जियोग्राफी का, इनकी पुस्तक का नाम था ज्योग्राफी का। ठीक है। टोलमी की पुस्तक थी ज्योग्राफी का। और एक लेखक आए थे, उन्होंने अपना नाम ही नहीं बताया। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। एरिथ्रियन, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसने कहा कि हम नामों नहीं बताएंगे। इसने क्या कहा कि हम नामों नहीं बताएंगे, हमारा नाम ढूंढते रह जाओगे पर हम नाम ही नहीं बताएंगे, सिर्फ हमारी पुस्तक पढ़ना। तो ऐसे ऐसी पुस्तकें जिनके लेखक का नाम पता ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं? राइटर। एनोनिमस यानी कि अज्ञात व्यक्ति ने लिखी, जिसके बारे में कोई खोज पता नहीं लगे पाई, लेकिन उसका किताब उसकी है। तो 4 किताबें हो गई। हेरोडोटस जो इतिहास के जानकार थे, जो हिस्ट्री के जनक माने जाते हैं, उन्होंने अपनी किताब लिखी हिस्टोरिका, हिस्ट्री के नाम पे याद रह जाएगी। पिलनी एक इतिहासकार थे, उन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका, हिस्टोरी का नाम यहाँ से उठा लिया, इसके आगे लगा दिया नेचुरल हिस्टोरिका। टोलमी एक इतिहासकार थे, जिनकी पुस्तक का नाम था ज्योग्राफी का। और अज्ञात व्यक्ति ने एक किताब लिखी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। एक यूरोप का शासक आया था, मेगास्थनीज।
एक यूरोप का शासक आया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। कहाँ का यात्री था ये? यूनान या यूरोप का। सिकंदर के बाद आया था, ये सिकंदर का सेनापति था। यूनान का था मेगास्थनीज, उनकी पुस्तक का नाम था इंडिका। इंडिका यहाँ पे नील को बोला जाता है, नील जो होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। मेगास्थनीज के बाद एक यात्री आया था आपका मुस्लिम यात्री अल बरूनी, किताब उल हिंद। अल बरूनी, अल बरूनी, ये मुस्लिम यात्री था, मुस्लिम देशों से आया था ये अल बरूनी। इसने लिखी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। एक यात्री आया था अब्दुल रज्जाक, मतला ए साहिन। अब्दुल रज्जाक, मतला ए साहिन, यह भी मुस्लिम यात्री था। अब्दुल रज्जाक, इसकी किताब का नाम था मतला ए साहिन। देखिए सारी के सारे जितनी किताबें होती थी, इनमें कुछ न कुछ जानकारी छुपी होती थी कि उस समय का शासन कैसा था, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, पशु थे कि नहीं थे, क्रूरता कितनी थी राजाओं की, कौन राजा अच्छा था, कौन राजा दूसरे राजाओं को देखता था, कौन राजा आपसे मिलते थे, या अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, ठीक है, गर्मी सर्दी, सब इनके बारे में अलग अलग की किताबें हैं, इनसे में जानकारी मिलती है। तो अब्दुल रज्जाक भी मतला ए शाहीन, ये फारस से आया था, मुस्लिम यात्री था। फारस, फारस को ही क्या कहता था? ईरान। फारस से आया था ये, ईरान का यात्री था, ठीक है। एक यात्री आया था हवेन सांग, चीन से। हवेन सांग, चीन का एक यात्री था ये, चीन का यात्री था। इसकी नाम था फो क्यू की। हवेन सांग जो यात्री था, इसकी किताब का नाम था फो क्यू की। फो क्यू की। चीन से देखिए 4 यात्री आए थे। एक आया था इत सिंह, हवेन सांग, इत सिंह और फाहयान। फाहयान, फाहयान होता है ये, फाहयान, ठीक है। और एक चौथा यात्री था वेन सांग, संयोगन। चौथा कौन सा यात्री था? संयोगन। 4 यात्री आए थे ये, 3 से 4 यात्री आए थे हमारे। तो उन चारों में से हवेन सांग ने किताब लिखी चीन के फो क्यू की, और फाहयान ने किताब लिखी, फाहयान ने भी किताब हवेन सांग ने लिखी थी सी यू की, ठीक है। हवेन सांग की किताब देखिए, सी यू की है, सॉरी सी यू की, फो क्यू की नहीं, सी यू की, सी यू की, सी क्यू की, ठीक है, सी यू की इसकी किताब थी। फाहयान की जो आपकी किताब थी वो थी फो क्यू की, फाहयान की थी फो क्यू की, फाहयान की किताब थी इसकी फो क्यू की। देखिए थोड़ा सा गलती हो गया था, फो क्यू की, ये थी फाहयान की किताब। इत सिंह ने कोई किताब लिखी नहीं, इत सिंह ने कोई किताब लिखी नहीं, और संयोगन ने भी कोई किताब नहीं लिखी थी। बौद्ध धर्म की किताबें यहीं से ले गए थे दोनों, इत सिंह और संयोगन। इत सिंह और संयोगन ये दोनों के दोनों यहीं से किताबें ले गए थे बौद्ध धर्म की। इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, ये बकलोल थे दोनों बौद्ध धर्म की। इनको पता ही नहीं था, इनको किताब लिखनी नहीं आती थी, ये पहले लेके गए थे कि हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे, फिर किताबें लिखेंगे, ठीक है। तो ये 4 यात्री थे। इनका क्रम पूछ लेता कई बार, तो कैसे याद रखेंगे? एफ एस एच ई, एफ एस एच ई, इनका आने का क्रम है। ये चीन का सबसे पहले फाहयान आया था, फिर संयोगन आया, फिर हवेनसांग आया, और फिर इत्सिंग आया था। सबसे पहले फाहयान, फिर संयोगन, फिर हवेनसांग, फिर इत्सिंग। फाहयान, संयोगन, हवेनसांग, इत्सिंग, फाहयान, संयोगन, हवेनसांग, इत्सिंग। तो ये सबसे पहले आया था, फिर इसके बाद ये आया। इसको देखो, देखिए आया। इसने कहा जब इन्होंने किताब लिखी तो मैं भी कुछ न कुछ करके आऊंगा, तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ उठा ले गया यहाँ से हमारे भारत से, ठीक है। इसकी कॉपी निकलवाई और यहाँ से ले उठा के लेके चला गया चीन में। अब एक यात्री रह गया आपका किताब उल हिंद। अलबरूनी की किताब हो गई किताब उल हिंद। एक यात्री रह गया रेहल्ला इबन बतूता। कहाँ लिखे जी? यहाँ लिख दे, लिख जाएगा। इबन बतूता, ये मोरक्को से आया था, अफ्रीका महाद्वीप का देश है मोरक्को, वहां से आया था। इसकी किताब का नाम था
रेहल्ला, और ये भी क्या था आपका मुस्लिम यात्री था रेहल्ला। इब्न बतूता ये भी आपका मोरक्को देश से आया था, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, और वहां से आया था। रेहल्ला नामक इसने किताब लिखी थी। तो आज की क्लास काफी लंबी हो गई है, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए चीन के सबसे 4 प्रमुख हैं, चीन से पूछता है, इनके ऑर्डर पूछता आने का क्रम। तो एफ एस एच याद रखेंगे, फाहियान, एस से संयोगन, एच से हवेनसांग और ई से इत्सिंग। हवे इत्सिंग और संयोगन जो जो अलबेले से नाम है ना, इन्होंने कोई किताबें नहीं लिखी। हवेनसांग ने लिखी थी सीयू की, और फाहियान से एफ से फाहियान, एफ से फो, एफ से फाहियान, एफ से फो, फो क्यू की, फो क्यू की, ठीक है। हेरोडोटस ने किताब लिखी आपकी हिस्टोरिका, प्लिनी ने लिखी नेचुरल हिस्टोरिका। इब्न बतूता जो यात्री था वो रेहल्ला नामक किताब लिखी थी, मुस्लिम यात्री था। मेगास्थनीज जो था वो यूनान से आया था, यूरोप से, वो सिकंदर का सेनापति था, इसने लिखी थी इंडिका नामक पुस्तक। एक किताब ऐसी लिखी हुई है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसके राइटर का ही नाम नहीं पता चल पाया, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पूछेगा, इसका कोई राइटर नहीं है, अज्ञात व्यक्ति ने लिखी है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। टोलमी इतिहासकार थे, उन्होंने ज्योग्राफी का नामक पुस्तक लिखी है। और अलबरूनी ने किताब उल हिंद, अलबरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी है। और अब्दुल रज्जाक जो हैं ये फारस से आए थे, ईरान से, ये भी मुस्लिम यात्री थे। मतला ए साहिन इनकी किताब का नाम है, मतला ए साहिन। अगली क्लास में इनके बारे में हम थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे, और इतिहास को जानने का एक स्रोत हमारा रह गया है साहित्यिक और गैर साहित्यिक किताबें, ठीक है। उसमें आगे हम पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे, वेद, उपनिषद, उपनांग, बहुत लंबा चलेगा अभी। तो नेक्स्ट क्लास हम साहित्यिक ग्रंथों के बारे में समझ लेंगे, जो साहित्यिक धर्म है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी कल देखते हैं हम। धन्यवाद।